इंस्पेक्टर विजय अपने केबिन में बैठे बैठे पेपर वेट गोल गोल घुमाते हुए खुद भी विचारों के सागर में गोल गोल घूम रहे थे। तभी अचानक टेबल पर रखे फोन की घंटी बज उठी। उन्होंने फोन उठाया। हेलो, समस्तीपुर थाना इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। हेलो, मैं फोरेंसिक लैब से डॉक्टर चौहान बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, डॉक्टर चौहान बोलिए। आपकी रिपोर्ट मिल गई थी। मुझे उसके अलावा भी आपको कुछ बताना है। बाद में जब उस कंकाल के स्कल की बारीकी से जांच की तब एक और बात पता चली है इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर विजय थोड़ा स्ट्रेट होकर बैठते हुए बोले। हाँ बोलिए, मैं अभी उसी केस के बारे में सोच रहा था। बताइए। उसके स्कल की बारीकी से जांच की तो पता चला उस आदमी को सर में गंभीर चोट भी लगी थी। सर के ऊपरी हिस्से की हड्डी अंदर को थोड़ा मुड़ी हुई और कमजोर भी है। और दूसरी सबसे अहम बात, उस कंकाल पर से हमें दो तरह की मिट्टी मिली है। एक सालों पुरानी और दूसरी कुछ घंटों पुरानी, थोड़ी गीली। ऐसा भी तो हो सकता है डॉक्टर साहब कि जब हमने उस कंकाल को निकाला तब वो मिट्टी लग गई हो, क्योंकि रात को बारिश भी हुई थी। नहीं इंस्पेक्टर, पहले वाली जो पुरानी मिट्टी है वो किसी खेत की काली मिट्टी है, क्योंकि उसमें उर्वरा के अंश मौजूद हैं। जबकि दूसरी मिट्टी जो पहले वाली से ताज़ी है उसमें मुरम लाल मिट्टी के अंश मिले हैं, जो अमूमन रास्तों पर होती है। ऐसा लगता है उसे कहीं और से निकालकर वहां कुछ ही घंटों पहले डंप किया गया है। बता सकते हैं लगभग कितने घंटे पहले? जब आपने उसे निकाला होगा उससे कोई लगभग 5-6 घंटे पहले समझ लीजिए। मतलब हमने सुबह 9 बजे के आसपास उस गड्ढे को खोदकर कंकाल बरामद किया था। यानी रात को 3 से 4 बजे के बीच ये सब किया गया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हरिलाल के मुताबिक वो औरत उसे रात को 11 से 12 के बीच मिली थी, तब उसने बताया था, तो फिर 3 से 4 के बीच कैसे? यानी जब उसने ये बोला हरिलाल से तब वो कंकाल वहां था ही नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, यदि उसे 5-6 घंटे पहले डंप किया गया तो हमें वहां ताजे निशान क्यों नहीं मिले? जमीन तो गीली और समतल थी, गड्ढे के ताजे निशान नहीं थे। वो सब मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर, मुझे जांच करने पर जो मिला वो आपको बता दिया। और आप ही कह रहे हैं कि रात को बारिश हुई थी, मिट्टी गीली थी। बारिश में मिट्टी गीली होने के कारण गड्ढे के पुराने या ताजे होने का खास पता नहीं चलता। सूखी जमीन पर तो ताजे खोदे गए और फिर भरे गए गड्ढे की मिट्टी नरम रहती है, जिससे आसानी से पता लगा सकते हैं। पर बरसात में 5-6 घंटे बाद लगभग 15 फीट नीचे तक पूरी जमीन की मिट्टी ही नरम होकर सेट हो जाती है। ओह, शायद आप ठीक कह रहे हैं। हमने भी इस और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, और इस बात से भी पक्की पुष्टि हो जाती है कि उस कंकाल को कहीं और से लाकर वहां गाड़ा गया है, क्योंकि उसके ऊपर यानी कंधे की हड्डी और पंजों पर दो लोगों के मिक्स हल्के उंगलियों के निशान भी मिले हैं, जो कुछ घंटे पुराने हैं। यदि उसे मारकर मांसल हालत में वहां गाड़ा गया होता तो उंगलियों के निशान हड्डी पर कैसे आए? बाद में कंकाल को कहीं से निकलकर दूसरी जगह डंप करने के ये पक्के निशान मौजूद हैं। हमारे हवलदारों ने तो ग्लव्स पहनकर कंकाल निकाला था, इसलिए उनके निशान होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारी से हमें काफी सहायता मिलेगी इस केस में। और भी कुछ पता चले तो फोन कीजिएगा। इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इंस्पेक्टर विजय सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जब वो औरत ज्योति रात को हरिलाल से मिली तो कंकाल जब तक वहां नहीं था, बल्कि उसे उसके हरिलाल को बताने के कुछ घंटों बाद वहां लाकर डंप किया गया। तो फिर उसने कैसे ये सब पहले ही बता दिया? कुछ बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है इन सब में। जब तक ज्योति मिल नहीं जाती तब तक इन सवालों से पर्दा नहीं उठेगा। कुछ सोचते हुए उन्होंने हवलदार साठे को जीप निकालने का बोल हरिलाल के खेत में चलने को कहा। जब वो खेत में पहुंचे तो हरिलाल बाहर ही रास्ते में मिल गए। उन्होंने हरिलाल से वो जगह दिखाने को कहा जहां उसकी मुलाकात ज्योति से हुई थी। हरिलाल उनको खेत में बने झोपड़े के पास ले गया, जहां बाहर की एक पेड़ के नीचे उसकी खाट पड़ी रहती थी। ये देखिए हुजूर, मैं यहीं खाट पर सोता हूँ। और वो रही झोपड़ी जहां वो औरत रात भर रुकी थी। मुझे फिर से पूरी घटना बताओ हरिलाल।
एक एक बात, इंस्पेक्टर विजय बोले। और क्या बताऊं साहब, सब कुछ तो बता चुका हूँ। मैं यहीं खाट पर आकर लेटा हुआ था, क्योंकि बरसात होकर बंद हो चुकी थी, तो सोचा खुली हवा में लेट जाता हूँ, पर आंख नहीं लग रही थी। ठंड के कारण मैंने अलाव जलाया, तभी पीछे से कुछ आहट हुई और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो खाट पर वो औरत हौंफते हुए बैठी दिखी। मैं थोड़ा डर भी गया था। जब रोशनी में देखा तब जाकर साफ साफ दिखाई दिया। वो दुल्हनों वाली साड़ी होती है ना, लाल लाल, वही उसने पहनी थी। सर पर जेवर टीका, गले में 2-3 हार भारी वाले, कानों में बड़े बड़े भारी झुमके, हाथों में खूब सारे कंगन और पाँव में पायजेब, किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। एक बार तो मैं भी देख के सोच में पड़ गया कि इतनी रात गए ये कौन बला है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो पास ही के गांव में किसी शादी से लौट रही थी। उसके साथ वाले उसे बीच रास्ते में छोड़ चले गए। फिर उसने वही सब देखा जो मैंने पहले भी बताया है। बाद में मैंने उसको वो सामने बनी झोपड़ी में रुकने का बोला। और क्या करता साहिब, इतनी रात को औरत जात, वो भी गहनों से लदी, ऊपर से इतना डरी हुई, इसलिए उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसे झोपड़ी में सोने का बोल में यही खाट पर लेट गया। मुझे उस वक्त जो सही लगा वही मैंने किया। सोचा सुबह उठकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। खाट पर लेटे लेटे ही मेरी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। डॉट 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 डॉट, वरना इतनी गहरी नींद आजकल लगती है नहीं मेरी। फिर क्या हुआ? फिर क्या साहिब, सुबह उठकर देखता हूँ तो वो गायब। आसपास सब जगह देखा पर वो नहीं मिली। बाद में कुछ लोगों को ये बात बताई, तब हम सबने पुलिस स्टेशन जाने का तय किया। उसके बाद तो आप सब जानते ही हो साहिब, गरीब आदमी हूँ, झूठ बोलकर भला मुझे क्या मिलेगा। मैं तो खुद ये जमीन खरीदकर पछता रहा हूँ। हरिलाल हाल दिल बयां करते हुए निराश होकर बोला। डॉट डॉट, तुमने बताया कि वो औरत कह रही थी कहीं शादी से आ रही है। किस गांव में थी शादी? हमने आसपास के गांवों में पता करवाया, कहीं कोई शादी नहीं थी। मैं क्या जानूं हुजूर, मैंने उससे गांव का नाम नहीं पूछा। बस उसने इतना बोला कि पास के गांव से आ रही है, वैसा ही मैंने आपको बता दिया। मुझे वो झोपड़ी अंदर से दिखाओ जहां वो रुकी थी। साठे तुम 2-4 हवलदार लेकर आसपास देखो कुछ मिलता है क्या। और गांव में भी पूछताछ करो, किसी ने कोई लाल साड़ी पहने किसी औरत को देखा है क्या रात को या सुबह जब वो गई होगी तब तो किसी की नजर पड़ी होगी। हवा में तो गायब नहीं हो सकती। और शहर से स्केच बनाने वाले को बुलाओ। हरिलाल, तुम उस औरत का हुलिया बताना, वो कैसी दिखती थी। समझे? जी हुजूर, जैसा आप बोलें। मुझे जो जो पता होगा सब बता दूंगा। चलो अब वो झोपड़ी दिखाओ। इंस्पेक्टर विजय झोपड़ी के अंदर जाकर बारीकी से हर चीज देखते हैं पर उनको कुछ खास नहीं मिलता। शाम को पुलिस थाने में जब विजय बैठे रहते हैं, तभी साठे उनके पास आकर बताता है, सर मैंने गांव में पता किया है, बहुत कुछ मालूम चला है। क्या पता चला है? इंस्पेक्टर विजय, जो अब तक आराम से शिथिल होकर कुर्सी पर बैठे थे, अचानक से सीधा होकर बैठ गए और उत्सुकता से बोले, सर ये हरिलाल हमेशा से इस गांव में नहीं रहता है, बल्कि 2 साल से आया है। इसने वो खेत 2 साल पहले ही खरीदा है। लोग बता रहे थे लगातार 2 साल से उसकी फसल खराब हो रही है। मेहनती है, पूरी लगन से अपना काम करता है, पर पता नहीं क्यों रहस्यमय ढंग से हर साल उसकी फसल खराब हो जाती है। मैंने कुछ गांव वालों से पूछा तो सभी ने यही बताया कि ये जमीन पहले किसी कीरत सिंह नाम के किसान की थी, जिसकी लाश बाद में तालाब में मिली। कीरत सिंह वैसे तो अच्छा भला इंसान था, पर उसे शराब पीने की आदत थी। लेकिन कुछ समय से वो परेशान चल रहा था। अच्छी भली खेती होती थी, पूरा परिवार खुश था। उसे पीने की आदत जरूर थी, पर वो किसी को परेशान नहीं करता था, अपने काम से काम रखता। वो अधिकतर खेत में ही सोता था और मरने से कुछ माह पहले से काफी खुश रहने लगा था। बड़ी बड़ी बातें करने लगता, जैसे उसके पास कहीं से बहुत पैसा आने वाला हो। फिर एक दिन अचानक सुबह वो खेत में
बेहोश मिला। लोगों को लगा इतनी खुशी में ज्यादा पी गया होगा और ज्यादा नशे में होने के कारण गिरकर बेहोश हो गया होगा। डॉक्टर ने भी यही कहा। लेकिन उस दिन के बाद से वो कुछ परेशान रहने लगा। उसके साथ ठेके पर जाने वाले उसके कुछ दोस्तों से भी पूछताछ थी। उन्होंने भी बताया कि पहले तो कीरत सिंह रोज शाम को उनके साथ ठेके पर पीने जाता था, पर जब से बेहोश मिला उसके बाद से उसमें बहुत अंतर आ गया था। उसने सबसे बात करना भी कम कर दिया था। ठेके पर भी कभी कभार ही जाता, और जब नशे में होता तो बस कुछ भी अनशन बोलता कि मुझे अब खेती नहीं करनी, मैं तो सेठ बनने वाला हूँ। बहुत जल्दी मेरे पास खूब सारा पैसा आने वाला है, फिर मैं सबको अपनी तरफ से देसी नहीं अंग्रेजी पिलाऊंगा। लेकिन बस ये बात वो नशे में ही बोलता। होश में आने के बाद फिर डरा डरा रहता। एक दिन नशे में उसका पांव फिसल गया और वो सीधा तालाब में जा गिरा। डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। बाद में उसकी पत्नी से खेती संभली नहीं, और वो सब कुछ अपने भाई भजन सिंह की सहायता से हरिलाल को बेचकर अपने भाई के साथ चली गई। ये वो बातें हैं सर जो सभी बता रहे हैं। पर हवलदार साठे कुछ कहते कहते रुक गए। पर क्या प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। इंस्पेक्टर विजय उत्सुकता से पूछने लगे, सर लोग कुछ और भी कह रहे हैं दबी जुबान में। मैंने कुछ को अकेले में ले जाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि कीरत सिंह पर किसी ऊपरी हवा का साया पड़ गया था, तभी वो बेहोश मिला और उसके बाद से चुप चुप रहने लगा। लेकिन उसके क्रियाकलाप सामान्य नहीं लगते थे किसी को। सामान्य नहीं लगते मतलब? इंस्पेक्टर विजय ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए पूछा। 1,11,111 मतलब वो बैठे बैठे अचानक से डर जाता जैसे किसी भयानक चीज को देख लिया हो। कभी सबके बीच में उठकर अचानक भाग जाता। ओह, उसके साथ जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे वो ऐसा बर्ताव करने लगा। सभी बातों का लिंक 2 साल पहले का मिल रहा है। ये संयोग है या कुछ और? विजय उंगलियों को घुमाते हुए कुछ सोचने लगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उसका पैर फिसला नहीं बल्कि उसने खुद आत्महत्या की तालाब में कूदकर। वो जमीन तब से ही मानो अभिशाप बन गई उसके परिवार के लिए। लोगों का कहना है कि उस जमीन पर बुरी नजर का साया पड़ चुका है। उसकी पत्नी जमुना ने गांव वालों से चुप रहने की विनती कर ये जमीन बेच दी। कुछ लोगों ने हरिलाल को उस जमीन के बारे में ये सब बातें बताई भी, पर वो कम कीमत के लालच में आकर ये जमीन खरीद बैठा। बाद में जब उसके साथ भी कुछ अनहोनी घटनाएं हुई तब उसने भी काफी पूजा पाठ कराई, कई जानकर लोगों को लेकर आया, पर फिर भी वो जमीन का अभिशाप खत्म नहीं हुआ। मुझे भी यही लगता है सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था ये मुझे आत्मा का चक्कर लगता है। उसने इंस्पेक्टर विजय के कान के पास जाकर ये बात आंखें घुमाते हुए बोली। व्हाट नॉनसेंस, आत्मा जैसी कोई चीज में यकीन नहीं करता मैं। ये सब फालतू बातों में दिमाग मत उलझाओ, सही से इन्वेस्टिगेशन करो। तुमने बताया कि कीरत सिंह तालाब में डूबकर मरा था, तब तो उसकी केस फाइल जरूर होगी। मैं तो यहाँ 6 महीने से पोस्टेड हूँ, और तुम भी साल भर पहले ही आए हो। जो लोग पहले इस थाने में थे उनसे पूछना पड़ेगा इस केस के बारे में। तुम एक काम करो, ये हरिलाल की कहानी क्या है ये भी पता करो। एक काम करो, उसे थाने बुलाओ, मैं उससे खुद पूछूंगा, और तुम उसे बिना बताए उसके बारे में पता करो। वो कहाँ रहता था, पहले क्या करता था, सब कुछ। और हाँ, उस किशनचंद का पता किया। मैंने तुमको उसकी कुंडली निकलने का बोला था। मैंने अपने खबरियों को बोल दिया है हुजूर, वो जल्दी कुछ ना कुछ निकाल कर देंगे इस केस में। साठे, जब तक हम वो ज्योति का पता नहीं लगा लेते तब तक कुछ भी साफ नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। पार्ट 3 के लिए कमेंट करें।